नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। कहासुनी में बात होगी सूबे की सियासत की और इस सप्ताह के सियासी बयानों की। चलिए बिना देर गवाए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ होगा बुलेटिन में खास। सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरह हुड्डा के गढ़ रोहतक में इनेलो ने शक्ति प्रदर्शन किया और फिर बात होगी हरियाणा की सियासत में विपक्ष वर्सेस विपक्ष की राजनीति आखिर क्यों दिखाई दे रही है और उसके बाद देखेंगे रिपोर्ट आखिरकार क्यों जीएसटी की दरें घटी लेकिन सियासत बढ़ी और इस पर हो रही कहासुनी की। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव गुजरे अभी साल भर का वक्त भी नहीं हुआ है और अगले चुनाव आने में अभी 1500 दिन के करीब यानी 4 साल का वक्त बाकी है। लेकिन सूबे की सियासत देखिए चुनावी मोड से बाहर निकलती दिखाई ही नहीं दे रही। दरअसल इस सप्ताह सभी की निगाहें इनेलो की सम्मान दिवस रैली पर थी। रोहतक में रैली हुई, बड़ी संख्या में लोग आए, मंच से चुनावी वादे 2025 में ही कर दिए गए तो सियासी निशाने भी साध लिए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। हुड्डा के गढ़ में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन। 2025 में 2029 के चुनावी गोल सेट। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कई महीनों से जिस रैली की तैयारियों में इनेलो जुटी थी वो इस सप्ताह आखिरकार हो ही गई। पूर्व डिप्टी पीएम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती पर गुरुवार को इनेलो ने सम्मान दिवस समारोह आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोहतक में आयोजित इस रैली को रैला नाम दिया गया। इसमें हरियाणा के साथ साथ जम्मू, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना के अलावा लंदन और आसपास के राज्यों से भी कार्यकर्ता एवं नेता पहुंचे। हालांकि यूं तो हर साल ये रैली होती है लेकिन इस बार रोहतक में कार्यक्रम ने माहौल को गरमा दिया। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भाषण की शुरुआत ताऊ देवीलाल की याद से की और फिर जमकर अपने विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया। सबको दिखाएंगे, आप जोर से बोल करके बताओ कि जजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो गया कि नहीं हो गया। पूर्ण रूप से सफाया हो गया। जहां जजपा का सफाया आप लोगों ने कर दिया वहीं साथियों अब ये जो तीसरी बार की सरकार बनी है इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। इस तीसरी बार को बनाने में मुझे पूरे प्रदेश के लोगों ने बताया कि बाप बेटा दोनों ने जहां भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है वहीं हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये तीसरी बार की सरकार के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, कौन षड्यंत्रकारी है। अभय चौटाला का भाषण पूरी तरह आक्रामक और चुनावी मूड का था। ताऊ देवीलाल की विरासत को हथियार बनाकर उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला और साफ किया कि इनेलो अब हरियाणा की सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत से मैदान में है। उन्होंने एक तरह से 2029 की जंग का बिगुल रोहतक से बजाने का दावा किया। तो जिस तरह से आपने जजपा का सुपड़ा साफ किया है मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप जैसे जजपा का सुपड़ा साफ करके आए हो उसी तरीके से इस कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2029 में सत्ता में लेकर के आओगे। वहीं हम पहली कलम से पहले 3 फैसले लेने का काम करेंगे। हम सबसे पहले हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करके अपने युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जहां हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे वहीं उसके साथ साथ साथियों जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है इसे जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं कि दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बड़ी मैं इन बदमाश और गुंडों को हरियाणा प्रदेश से न केवल बाहर करने का काम करूंगा बल्कि जिन लोगों ने इनको पनाही दी थी, जिन लोगों ने इन्हें खड़ा किया था उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। रैली में शामिल हुए कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री संपत सिंह पर भी सबकी नजरें थीं। उन्होंने खुद को देवीलाल का शिष्य बताया तो अभय की दिलेरी की सराहना की, लेकिन
कांग्रेस छोड़ इनेलो में आने की घोषणा नहीं की। नजरें संपत सिंह पर थीं तो कुछ और नेताओं को भी ढूंढा जा रहा था जो नहीं दिखे। इनेलो इसे 2029 का चुनावी शंखनाद बता रही है, लेकिन मंच पर ताऊ देवीलाल के पुराने साथियों की गैर मौजूदगी भी चर्चाओं में आई। ना तो ताऊ देवीलाल के पुराने साथी नजर आए और ना ही उनकी पार्टियों के प्रतिनिधि। रोहतक में इनेलो की रैली को माना जा रहा सफल। रैली में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग आए। विपक्ष के कई नेता मंच पर दिखाई दिए, लेकिन कई पुराने नेताओं की गैर मौजूदगी रही। ताऊ देवीलाल के पुराने साथी नजर नहीं आए। जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला या उनके बेटे की जगह डिप्टी सीएम आए। यूपी बिहार से पुराने जनता दल का कोई नेता नहीं पहुंचा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आने की चर्चा थी, वो भी नहीं दिखे। इसके अलावा भी कई नेता रहे जो पहले ताऊ देवीलाल के नाम पर कार्यक्रम में आते रहे, लेकिन इस बार उनकी भी गैर मौजूदगी रही। वहीं इस मुद्दे पर रिपोर्ट्स के अनुसार इनेलो द्वारा उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिनके साथ पारिवारिक रिश्ता है और जो देवीलाल के आदर्शों को मानते हैं। जो पार्टियां भाजपा से जुड़ी हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया। और पहुंचने वाले बड़े नेताओं की अगर बात करें तो मंच पर पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, तेलंगाना की पूर्व सांसद के कविता समेत कई पूर्व विधायक और इनेलो नेता मौजूद रहे। फिलहाल रैली हो चुकी है, भीड़ को देख इनेलो भी गदगद है। लेकिन जो बड़ा सवाल कि अभय चौटाला ने जिस तरह हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की है, इसका असर सूबे की सियासत में कितना होगा, देखना दिलचस्प है, क्योंकि 2029 अभी बहुत दूर है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। सियासत में अक्सर यूं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कहासुनी देखने को मिलती है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में माजरा कुछ और ही बना हुआ है। जी हां, यहां पर विपक्ष वर्सेस विपक्ष की राजनीति चरम पर है। दरअसल अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाने साधे गंभीर आरोप लगाए तो पलटवार में भूपेंद्र हुड्डा भी बोलते ही चले गए। क्या हुई कहासुनी, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विपक्षी नेताओं में जबरदस्त कहासुनी। ये षड्यंत्र के तहत उड़ान ये सरकार बना क्या किया, ये बताएंगे कि महम बैसी गांव में कौन वर्दी किसकी पहन के गया था। सूबे की सियासत में विपक्ष वर्सेस विपक्ष, दोनों बाप बेटे बौखला गए। सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया। रोहतक कोई इनकी जागीर नहीं है। ये महम में क्या कांड किया था। 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर इनेलो ने रोहतक में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के लिए जिस जगह को इनेलो ने चुना, उसने माहौल में गर्मी बहुत बढ़ा दी। इतनी सियासी तपिश कि जो पहले देखने को नहीं मिली। बात हो रही है सत्ता के गढ़ रहे रोहतक की, जहां से आता है हुड्डा परिवार। और हुड्डा परिवार को पिछले कई महीनों से अभय चौटाला और उनकी पार्टी इनेलो ने जमकर कोसा है। कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए प्रदेश भर में अभय चौटाला ने दौरे किए, लेकिन तभी से उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को अपने निशाने पर ले लिया। कभी बीजेपी की मदद का आरोप तो कभी कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप। इनेलो नेताओं की जुबान पर ये शब्द लगातार सुनाई दिए। रैली से पहले भी ऐसा ही हुआ। अब ये तीसरी बार की सरकार जो हुड्डा ने बनाई है, अब लोगों को ये भी पता चल गया कि एक षड्यंत्र के तहत हुड्डा ने ये सरकार बना दी। इसलिए विशेष तौर पे जिन्होंने हुड्डा पे ज्यादा विश्वास व्यक्त किया था, उन लोगों ने इस चीज की जैसे ही उनको जानकारी मिली, जैसे ही ये बात सामने आई, उन्होंने मन बना लिया, फैसला कर लिया कि अब हम ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे। हम नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और भाजपा को सत्ता से पार करेंगे। अभय चौटाला सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा
अभय चौटाला से भी आगे बढ़कर इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने और कठोर शब्दों में भूपेंद्र हुड्डा की आलोचना की। यहां तक कह दिया कि इनेलो की ताकत देख हुड्डा परिवार बौखला गया है। लोग साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और इस तमाम चीजों से कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटे बौखला गए। और ये बौखलाहट जैसे ही हमारा परिवार रोहतक की धरती पे कदम रखे और ये फैसला लिया कि रैली करेंगे, उसी दिन से शुरू है। रोहतक में रैली के सवाल पर आदित्य देवीलाल ने घेरते हुए कहा, रोहतक इनकी जागीर नहीं। बयानबाजी करना, टोका टिप्पणी करना और ये कहना कि ये रोहतक रैली क्यों कर रहे हैं, तो रोहतक कोई इनकी जागीर नहीं है। रोहतक भी हरियाणा का एक हिस्सा है। चौधरी देवीलाल ने रोहतक से हिंदुस्तान की राजनीति को पलटने का काम किया था, पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करके और इस कांग्रेस को हटाने का काम किया था। मैं बड़ा हैरान था कि किस शातिर दिमाग से, किस मोडस ऑपरेंडी से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल को और उसकी लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश कर। भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिया करारा जवाब। तो सुना आपने किस तरह अभय चौटाला और आदित्य देवीलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री को अपने निशाने पर लिया। अब बारी जवाब देने की भूपेंद्र हुड्डा की थी, तो उन्होंने भी इनेलो पर पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनेलो का आरोप गंभीर था तो हुड्डा का निशाना भी बड़ा दिखा। हुड्डा ने सवाल उठाना शुरू किए तो 3 दशक पुरानी बातें भी दोबारा याद दिला दी। देखिए, व्यक्तिगत में बात कहता नहीं, लेकिन एक पार्टी को हेड कर रहे हो। पार्टी जब कोई रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। तो ये क्या रोहतक में ये बताने आएंगे क्या कि जब उनकी सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया किसान को। किसान जो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा लेता था उसको मतलब जीप देख के खेत छोड़ के भागता था। क्या ये बताने आएंगे? क्या ये बताने आएंगे महम में क्या कांड किया था? क्या ये बताएंगे कि महम बैसी गांव में कौन वर्दी किसकी पहन के गया था? ये बताने आए हैं क्या? हाँ, हम करेंगे, हम बताएंगे कि जिस के लिए इन्होंने गोली चलाई, किसानों को लाशें बिछाई, 1600 करोड़ बिजली के बिल किसने माफ किए, ये बताएंगे। भूपेंद्र हुड्डा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे भी जमकर गिन गिन कर इनेलो पर भड़ास निकाली। ये बताएंगे किसान से जो फसली ऋण था उस पर क्या ब्याज लेते थे और आज 0% कौन करके गया है? क्या ये बताएंगे? ये बताने आए हैं क्या कि उस समय क्या था कानून व्यवस्था? जेल से सरकार चलती थी, रोहतक जेल से हर आदमी दहशत में था। क्या ये बताने आएंगे? कोई बताएं तो क्या आपने? चलो व्यक्तिगत बात में कहते ये पार्टी ये अचीवमेंट बताने आएंगे अपनी। ये क्या ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकट किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? भूपेंद्र हुड्डा ने गिन गिनकर अभय चौटाला की पार्टी इनेलो पर कटाक्ष किया और बोलते ही चले गए। बहरहाल इनेलो की रैली हो चुकी है, सियासी पारा हाई है। आगे क्या होगा, कितनी कहासुनी होगी, देखना दिलचस्प होगा। अभय चौटाला के आरोपों को देख साफ है कि उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा व्यक्ति विशेष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और अब बात जीएसटी में दरों की कटौती को लेकर। सरकार जिस जीएसटी की दरों में बदलाव को सुधार, राहत बता रही है, तो विपक्ष पूछ रहा है कि इतने सालों तक की लूट का जवाब आखिर कौन देगा। इस सप्ताह इस मुद्दे पर काफी सियासी कहासुनी देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि ढेर सारे आइटम्स पर टैक्स घट गया तो सियासत बढ़ गई। देखिए इस रिपोर्ट में। टैक्स घटा, सियासत बढ़ी। ये गब्बर सिंह टैक्स है, इतनी दफा कह चुके हम।
जीएसटी में सुधार पर कहां सुनी। इंस्पेक्टरी राज कांग्रेस के समय में था। उस तंबाकू के ऊपर जीएसटी बढ़ा करके 40% कर दिया। सरकार का तर्क, विपक्ष के सवाल। इससे मांग बढ़ेगी, इससे और कारखाने लगेंगे। नहीं, केंद्र सरकार को तो दंडित करना चाहिए जनता ने। गुजरे सप्ताह की सियासत में जीएसटी दरों में बदलाव लागू होने का मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे और बयान सामने आए। 2017 में लागू हुआ जीएसटी और 2025 के मध्य में आकर 22 सितंबर को इसमें बड़े बदलाव या राहत ने सियासत गरमा दी। इसे लेकर बीजेपी और उसकी सहयोगी जहां बचत उत्सव मना रही है, तो वहीं इसके जरिए बीजेपी के नेता जन जन के बीच जाकर जीएसटी सुधार पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का सवाल है कि आखिर इतने सालों तक ये राहत पहले क्यों नहीं दी गई। देरी से राहत को विपक्ष लूट बता रहा है और कह रहा है कि इसका जवाब आखिर कौन देगा। 7 साल से हम कांग्रेस कह रही है भी जीएसटी में लूट हो रही है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, कितनी दफा कह चुके हम। अब भी जो है बहुत जरूरत है इसमें काम। तो ये 7 साल पहले क्यों किया, क्यों लगाया था फिर ये टैक्स, गब्बर टैक्स लगाया क्यों था? वो लगाया भी इन्होंने था ना, इन्होंने लगाया था। 7 साल तक क्या हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जीएसटी को लेकर गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो सामने से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जवाब आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है। 5 और 12, 18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं, उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी 0 किया है। हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे उनके ऊपर भी जीएसटी कम। कांग्रेस के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तंज कसा और बोले कि कांग्रेस के वक्त में इंस्पेक्टर राज चलता था, लोग परेशान रहते थे। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता था, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। उनके समय में क्या हालात होते थे। इंस्पेक्टरी राज कांग्रेस के समय में था और इंस्पेक्टर चला जाता था किसी की दुकान पर, किसी के उद्योग में कपड़े उतार लेता था। ये इंस्पेक्टरी राज था। तब भी खड़गे साहब थे पर आंखें बंद थी, आंखें तो खुली नहीं थी। और अब उनको ये इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही हैं जब मोदी जी ने बड़ा सुधार किया। जीएसटी की दरों में बदलाव पर देश के साथ साथ प्रदेश का भी सियासी पारा इस सप्ताह हाई रहा। सरकार ने जीएसटी की 2 दरें 5 और 18% ज्यादातर सामान पर निर्धारित कर दी हैं। लेकिन इसके अलावा सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स जैसे तंबाकू, एरोहित पे, लग्जरी कारें आदि के लिए 40% का नया स्लैब बनाया गया है। इसको लेकर इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने सवाल उठाए और कहा कि हुक्का पीने वाले बुजुर्गों का ये अपमान है। जो तंबाकू चौधरी देवीलाल ने टैक्स फ्री कर दी थी हुक्के की, उस तंबाकू के ऊपर जीएसटी बढ़ा करके 40% कर दी। आज महंगी कर दी उसको ताकि किसान की जेब पे डाका पड़े। उसके कौन पीता है हुक्का? हमारे गांव के लोग पीते हैं, बड़े बुजुर्ग पीते हैं। आज तो नौजवान भी जो है उसी तरह से, जैसे बूढ़े अपना हुक्का भर के बैठते हैं, नौजवान भी उसी तरह अलग हुक्का भर के बैठ करके अपनी आपस में चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर महंगा कर दोगे आप, कोई ना कोई तरीके से पैसा ले लोगे, जैसे बिजली के रेट बढ़ाए पीछे और अब तंबाकू पे लगा दिया टैक्स जो है, तो इस तरह की जब फैसले लेगी सरकार तो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे।
तो वहीं अभय चौटाला के बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई जीएसटी दर देश को तरक्की की ओर ले जाएगी। सरकार ने वो सभी चीजें जो सेहत के लिए नुकसानदायक हैं और जो विलासितापूर्ण है उनको एक अलग स्लैब बनाकर 40% में रखा है। त्योहारी सीजन की शुरुआत पर पहले नवरात्रे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को 2,50,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है और यह फायदा हर साल होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, इससे मांग बढ़ेगी, इससे और कारखाने लगेंगे, इससे और रोजगार मिलेंगे और मांग बढ़ेगी। और इस मुद्दे पर कितनी हुई कहासुनी वो भी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए एक बार सत्ता पक्ष के तर्क और विपक्ष के सवाल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सत्ता पक्ष ने कहा जनता को राहत, रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं, खाद्य सामग्री और बीमा पर टैक्स घटाने से गरीब और मध्यम वर्ग को सीधी राहत। तो विपक्ष का सवाल चुनावी स्टंट। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने ये सुधार चुनावी फायदे के लिए अचानक से लागू किया, न कि दीर्घकालिक आर्थिक सोच से। सरकार ने कहा सरल टैक्स संरचना, कई स्लैब घटाकर अब सिर्फ 5 और 18% मुख्य स्लैब रखे गए, जिससे टैक्स प्रणाली आसान हुई। तो विपक्ष बोला राजस्व में गिरावट, कम टैक्स दरों से केंद्र और राज्य दोनों की कमाई घटेगी, जिससे सामाजिक योजनाओं और राज्यों की वित्तीय हालत पर असर पड़ेगा। सरकार का तर्क आर्थिक गतिविधि में बढ़ोतरी, कम टैक्स दरों से खपत बढ़ेगी, बाजार में मांग तेज होगी और उद्योग को लाभ होगा। विपक्ष का सवाल अभी भी अधूरा सुधार हुआ। पेट्रोलियम, बिजली, शराब जैसे बड़े सेक्टर अब भी जीएसटी से बाहर हैं, जिससे वन नेशन वन टैक्स अधूरा है। सरकार का तर्क पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। जीएसटी 2.0 से छोटे कारोबारियों को राहत और टैक्स चोरी पर और नियंत्रण, जिससे सरकार का राजस्व भी स्थिर रहेगा। विपक्ष ने की उद्योग की चिंता, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स लगाने से ऑटोमोबाइल, हाई एंड कंज्यूमर गुड्स और संबंधित सेक्टर को नुकसान होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से राजनीतिक संदेश ये दिखाता है कि सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है, खासकर चुनाव से पहले आम नागरिकों को राहत देने का बड़ा कदम। विपक्ष ने जल्दबाजी और भ्रम में फैसला बताया। 22 सितंबर से लागू होने के बाद व्यापारियों और राज्यों में उलझने दिखी हैं। विपक्ष कहता है कि बिना पर्याप्त तैयारी और चर्चा के इसे लागू कर दिया गया। इस तरह सत्ता पक्ष इसे गरीब मध्यम वर्ग को राहत और अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी चाल और अधूरा सुधार कह रहा है। उस समय हालात ऐसे थे, जब देखा गया कि इसमें थोड़ी थोड़ी ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो सरकार ने ये महसूस किया कि आम जन को फायदा दिया जाए। पहले टैक्स लगता था देश और प्रदेश का, उसमें बहुत कमियां भी थी। कई रूपों में टैक्स लगता था, एक जगह नहीं लगता था, बहुत जगह लगता था। फिर जीएसटी लागू हुआ कि एक जगह ही टैक्स लगने लगा, तो उसमें सहूलियत भी देखी गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि रेवेन्यू ज्यादा आ रहा, आम आदमी, आम उपभोक्ता जिसको रोजमर्रा के चीजों की जरूरत है, उसके दाम थोड़े बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने महसूस कराया और सरकार ने माना कि ठीक है, हम आम आदमी जो रोजमर्रा की चीज का इस्तेमाल करता है उसकी ठीक कीमत होनी चाहिए। इसलिए नहीं, केंद्र सरकार को तो दंडित करना चाहिए जनता ने। ये जिस दिन जीएसटी लागू हुई तो जनता को सामने एक बात रखी थी और केंद्र सरकार को चेताया था कि भी एक तो 2 ही स्लैब रखो, 4 स्लैब की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद 9-10 वर्ष तक कितना धन इकट्ठा किया और उस धन का कितना दुरुपयोग हुआ ये देश की जनता जानती। उन्होंने तो जीएसटी बहुत लेट कम की, बल्कि जनता ने दंडित करना चाहिए ऐसे सरकार को जिसने 10 वर्ष तक
जनता की जेब के ऊपर ढाका डाला। तो इस तरह बीते सप्ताह में जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ, इससे आम जनता को सीधा फायदा पहुंचा, तो वहीं विपक्ष ने देरी पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी स्टंट करार दिया। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। विपक्ष की राजनीति हो या सियासी कहासुनी, इस सप्ताह की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिला। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।